ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका जो कल हमने स्टार्ट किया हुआ था आपके एक तरह से मूवमेंट डिसऑर्डर्स। और मूवमेंट डिसऑर्डर जो हमारी रह गई थी उसमें जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट जो एक मूवमेंट डिसऑर्डर है वो है आपकी एक तरह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। कौन सी है आपकी एक तरह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? कि आपकी जो रेस्ट लेग्स सिंड्रोम्स है इसका क्या सीन होता है और ये क्यों होती है और उसको हम कैसे जो है वो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको है वो ग्रुप में एक तरह से वीडियो शेयर की थी, उस वीडियो से आई होप सो कि आपने देख लिया होगा और आपके माइंड भी बन चुका होगा कि आपका जो RLS, इसको मतलब कि आपका RLS भी कहते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को हम आपका एक तरह से RLS भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो सारी कंडीशन हो रही है इसका जो पेशेंट है आपके पास कैसे आएगा और इसकी सारी जो कंडीशन है ये कैसे होती है। देखो, आपने सिंपल जो आपने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम RLS का समझना है ना, आपने कहना है कि ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है। क्या होती है कि आपने कहना है कि ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें आपके पेशेंट जब भी वो रेस्ट पे होगा, यानी कि जब भी वो बैठा होगा या रात को सोया हुआ होगा, यानी कि जब भी उसकी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होगी तो उसके जो लेग्स हैं ना उनकी एक तरह से एबनॉर्मल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्या है मतलब कि आपने कहना है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम RLS एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिसमें आपका पेशेंट जब भी जो है वो रेस्ट पे बैठा हो, जब भी मतलब कि रात के बाद सोया हुआ होगा, यानी कि जब भी उसकी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी तो उसमें उसकी जो लेग्स होंगी उनकी एक तरह से एबनॉर्मल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से ईचिंग मूवमेंट जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मियों में रात जब आप सोए होते हैं तो उसमें भी आपका ये सारी जो कंडीशन हो जाती है। लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो आपके एक तरह से जो एक तरह से आपके एक तरह से ये जो अनकंफर्टेबल जो एक सेंसेशंस हो रही है आपके लेग्स में, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लेग्स में ही हो सकता है कि ये जो अनकंफर्टेबल सेंसेशंस है ये आपके अपर लिम्ब में भी हो सकती है, आपके दोनों बाजू में भी हो सकती है, ये आपकी जो चेस्ट है उसमें भी हो सकती है। यानी कि RLS का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इसमें जो अनकंफर्टेबल सेंसेशंस है यानी कि जो एबनॉर्मल और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ये सिर्फ आपके लेग्स में नहीं हो सकती, ये आपके अपर लिम्ब और चेस्ट वगैरह में भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन में आपने ये लिखना है कि ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपका पेशेंट जब भी वो रेस्ट पे होगा, जब भी उसकी बॉडी रेस्ट पे होगी, रात को सोया हुआ होगा, तो उसकी एक तरह से बॉडी में स्पेशली उसके लेग्स में और उसके अलावा उसके अपर लिम्ब और चेस्ट में जो है वो इन एक तरह से इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब कंडीशन मतलब कि आपने कहना है कि इसकी काजेज क्या है, यानी कि वजह क्या है कि जनाब इन लोगों के अंदर एक तरह से ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी। तो आपने कहना है कि जो सबसे बड़ी वजह आपकी ARLS की है, जो RLS की जो सबसे बड़ी वजह है, आपने कहना है कि ये इडियोपैथिक होती है। क्या होती है? आपकी एक तरह से इडियोपैथिक होती है, यानी कि हमें कोई पता नहीं चलता कि यार ये जो आपकी एक तरह से RLS हो रही है ये क्यों हो रही है। ठीक है, हमें ये तो पता होता है कि ये आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, लेकिन वो क्यों रही है, उसकी वजह क्या है, तो वो सबसे किसी को नहीं पता, अननोन मैकेनिज्म है, इडियोपैथिक है। लेकिन हाँ, एक वजह ये भी हो सकती है कि इसकी इन्वायरमेंटल का एक तो जो इसकी काज है वो इडियोपैथिक है, एक काज जो हो सकती है वो हो सकती है उसकी एक तरह से इन्वायरमेंटल काज हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल काज यानी कि कुछ इन्वायरमेंटल काज का ये मतलब है कि कुछ ऐसे नॉन मैकेनिज्म मौजूद हैं, कुछ ऐसी जो इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं उसके आपके पेशेंट के सराउंडिंग में या उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जिसकी वजह से आपको RLS हो रहा है। अब मतलब कि क्या मतलब कि कौन सी ऐसी इन्वायरमेंटल काजेज है जिसकी वजह से आपको RLS हो सकता है। तो आपने कहना है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो आपके पेशेंट होते हैं ना, इनकी जो पहली बहुत बड़ी वजह है वो है इनकी आयरन डेफिशिएंसी। क्या होती है कि एक तरह से आयरन डेफिशिएंसी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पेशेंट उसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी में भी क्या होता है कि आपकी जो RLS हो सकता है। अब क्वेश्चन ये कि जो आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी कैसे आपको RLS करवा सकता है, तो आपने याद रखना है कि जो RLS का पेशेंट होता है इसमें डोपामीन का लेवल कम होता है। किसका? जो आपके एक तरह से डोपामीन होता है, जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन है, इसका लेवल कम हो जाता है। और हर वो कंडीशन जो आपके डोपामीन के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर कम करे वो आपको एक तरह से RLS करवा सकता है। अब डोपामीन तो सबसे बड़ी वजह होगी कि जनाब उसने RLS करवाना है, और मतलब कि डोपामीन के लेवल को कौन कौन चीजें कम कर रही है, तो उसमें एक तरह से आयरन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि ये जो आयरन होता है, ये मतलब कि जो आयरन होता है ये आपकी जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एक तरह से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि वो न्यूरॉन्स जिन्होंने आपके डोपामीन की सेंथिस करनी है वहां पे जाता है और वहां पे डोपामीन की सेंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि
ये एज अ मतलब कि आपका एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर, एज अ को फैक्टर के तौर पर यूटिलाइज होता है आपकी डोपामीन की सिंथेसिस में। आयरन जो होता है नॉर्मली आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन एनर्जी न्यूरॉन्स के पास जाता है और वहां पे जो डोपामीन होता है उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन जब आपको एकदम से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपके लाइक आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के पास आयरन कम जाएगा, जिसकी वजह से आपको डोपामीन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। अब वो सारी कंडीशन जिसमें आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए उनमें भी आपको आरएलएस हो सकता है। अब मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है? तो आपने कहना आपका पहली जो वजह है वो है आपके कहना सीकेडी, यानी कि जो क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं उनमें भी क्या होता है, उनमें भी आपको एक तरह से आयरन डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है? उनमें भी एक तरह से आयरन डेफिशिएंसी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं, जिनमें क्रोनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, उनमें कैसे मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है? तो आपने कहना कि जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं इनमें क्या होता है, एक तो इनमें जो आयरन की एब्सॉर्प्शन होती है, सॉरी जो आयरन की आपकी री एब्सॉर्प्शन होनी होती है आपकी किडनी के थ्रू, जो आपकी किडनी के थ्रू जो आयरन की री एब्सॉर्प्शन होनी होती है वो सीकेडी में नहीं होती, एक बात। दूसरी क्या होता है कि इन लोगों में आपको पता है कि आपके एक तरह से हीमेटूरिया होता है, हीमेटूरिया होता है, यानी कि उनके यूरिन में बहुत ज्यादा ब्लड आता है, यानी कि उसमें एक तरह से आप कह सकते हो सीकेडी में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और याद रखें जब भी कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो और जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसमें आपको पता है कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपकी सीकेडी में जो है एक तो आयरन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, उसमें इसमें एक दूसरा कंडीशन इसमें हीमेट यूरिया होता है, उसके यूरिन में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसमें भी आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा जो सीकेडी की एक तो वजह ये होगी कि आपको एक तरह से ये सारी कंडीशन होती है आयरन डेफिशिएंसी की। दूसरा सीकेडी में एक और कंडीशन होता है कि इसमें आपका एक तरह से हाइपर यूरीमिया हो जाता है। क्या होता है कि आपके एक तरह से हाइपर यूरीमिया हो जाता है, यानी कि आपका जो यूरिक एसिड होता है वो यूरिक एसिड आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं होता। जब आपकी बॉडी से यूरिक एसिड बाहर एक्सक्रीट नहीं होता तो ये आपका जो यूरिक एसिड होता है, आपको पता है बायोकेम के अंदर हमने पढ़ा था कि ये आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, किसके आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यार ये जो आपका एक तरह से जो हाइपर यूरीमिया है इस ये आपको एक से न्यूरोपैथी करवा सकता है। क्या करवा सकता है? आपको एक तरह से न्यूरोपैथी भी करवा सकता है। यानी कि आपने कहना है कि सीकेडी में दो वजह हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, दूसरा हाइपर यूरीमिया हो सकता है। यूरिक एसिड का लेवल, यूरिया का लेवल आपकी आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा, वो क्या करेगा आपको न्यूरोपैथी करवा देगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है। अब दूसरी क्या वजह हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर ये मतलब कि आपको आरएलएस हो सकता है? तो आपने कहना है कि जो आपकी प्रेगनेंसी होती है, क्या होती है कि आपके एकदम जो प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में भी आपको पता है कि प्रेगनेंसी में भी आपका जो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जो आपकी एक तरह से जो प्रेगनेंसी होती है इसमें मतलब कि आपको आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मतलब कि प्रेगनेंसी में आपकी आयरन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब आयरन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो आपकी बॉडी में जब आप प्रॉपर बाहर से आयरन नहीं लोगे तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी में भी आपको एक तरह से ये सारी कंडीशन जो होती है वो मिल सकती है आयरन डेफिशिएंसी से। और इसकी क्या वजह हो सकती है कि आपको एक आरएलएस हो सकता है? तो आपने कहना है कि डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मिलाइटस। अब डायबिटीज मिलाइटस आपको पता है कि हमने पढ़ा था बायोकेम के अंदर बहुत सारी कंडीशन थी, चाहे हम ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी करें, ग्लैक्टोसीमिया की मतलब के कंडीशन को पढ़ें, जब हम सोर्बिटोल के कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो हमने पढ़ा था कि जो आपका सोर्बिटोल होता है इसमें हमने प्रॉपर जो है वो पाथवे पढ़ा था। जब भी सोर्बिटोल आपके किसी भी सेल में इंक्रीज होता है तो आपको पता है कि डायबिटीज मिलाइटस में आपको न्यूरोपैथी हो जाती है, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपका सोर्बिटोल अकोमुलेट हो जाता है। यही वजह है ना। तो आपने कहना कि डायबिटीज मिलाइटस में भी आपकी जो न्यूरोपैथी हो जाती है, इसमें बहुत सारी वजूहत हमने बायोकेम के अंदर पढ़ी थी कि इसमें कैसे कैसे जनाब आपको न्यूरोपैथी होगी। तो इसमें भी आपको क्या हो सकता है, आरएलएस हो सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन जनाब आपको क्या करवा सकती है, आपको जो आरएलएस करवा सकती है। हाँ, बाकी वो सारी कंडीशन, बाकी जितनी भी कंडीशन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको जीआईटी ब्लीडिंग हो जाए, यानी कि आपको बहुत ज्यादा जब जीआईटी की ब्लीडिंग हो जाए उसमें भी हो सकता है। जब आपको आरटी हो जाए, ठीक है, उसमें भी आपको ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन सारी कंडीशन में जनाब आपको जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये सारी कंडीशन लाइक आपको आरएलएस हो सकता है। अब ये काजेज आपको पता होने चाहिए कि इन सारी केसेस के अंदर जनाब आपको ये हो सकता है। फिर आपने कहना है कि यानी कि मतलब कि इन सारी कंडीशन में क्या होता है कि आपके फाइनली आपने कहना है कि इनमें एक तरह से जो डोपामीन का लेवल होता है, डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी कम होती है, तो उस वजह से आपको आरएलएस होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी वजह जो आरएलएस होता है इसकी एक तरह से जेनेटिक एसोसिएशन भी होती है, किसके साथ? आपको एक तरह से जेनेटिक
एसोसिएशन भी होती है। या यानी कि अगर आप में अगर किसी खानदान में से अगर आपको किसी में से आपको मतलब खानदान में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उसमें मतलब कि आपको आरएलएस हो सकता है, और ये आपके तरह से ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ठीक है, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको पता है कि इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता था, ये सारे हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये मतलब कि आपको जेनेटिक एसोसिएशन होती है, और ये आपके तरह से ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन जो होती है वो हो सकती है। आई होप सो कि आपको इसकी काजेज भी पता चल गया होगा। अब हम आते हैं, यानी कि आपका जो एक तरह से जो आरएलएस का पेशेंट है, ठीक है, आरएलएस का पेशेंट जो होता है इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, मतलब कि इस दूसरी कंडीशन हमने पहले इसको डायग्नोज कर लेते हैं कि इसके एक तरह से क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, मतलब कि हम इसको कैसे डायग्नोज करना है। डायग्नोज वही है कि यानी कि ये कहेगा कि मतलब जब भी एक तरह से वो एक तरह से क्या होता है कि इवनिंग जब मतलब ये क्या करेगा, ये जो सारी कंडीशंस होगी ना, लाइक उसकी लेग्स की इनवॉलेंट्री मूवमेंट, उसके मतलब कि हाथों की इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ये क्या हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये कहेगा कि जैसे जैसे आपको इवनिंग होती है, जैसे जैसे शाम होती है, या फिर जैसे मतलब कि रात के वक्त मैं सोता हूँ, तो उस वक्त जो होता है मेरी जो कंडीशन होती है आपके आरएलएस की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि वॉर्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा ये कंडीशन हो जाएगी, किसमें आपको इवनिंग में या नाइट में। ये वॉर्स एट रेस्ट, यानी कि जब भी दिन के वक्त जब भी वो बैठा हुआ होगा, तो उस वक्त ये कंडीशन उसमें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और लेकिन जब ये कहेगा कि जाने कि डॉक्टर साहब जब भी मैं क्या करता हूँ रीला, मतलब कि जब भी मैं कोई भी मूवमेंट करता हूँ, ठीक है, जब भी मैं कोई मूवमेंट करता हूँ या फिर मैं अपने लेग्स को स्ट्रेच कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, स्ट्रेच कर लेता हूँ, तो उस दौरान ये मेरी जो एक तरह से आरएलएस की मूवमेंट है या आरएलएस की कंडीशन है ये सही हो जाती है। अब ये जो पेशेंट होते हैं ना, इन बेचारों में ये जो कंडीशन हो रही होती है ना, लाइक एबनॉर्मल, ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि ये बेचारे ना चाहते हुए भी ये नहीं चाहते कि यार इनके अंदर ये प्रॉपर मूवमेंट हो, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो इनके अंदर, ये एबनॉर्मल मूवमेंट हो उनके अंदर, लेकिन मतलब कि ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उनमें ये सारी कंडीशन हो जाती है। अब ये मतलब जब ये बैठे होते हैं, मतलब कि जब बहुत सारे लोगों में बैठे होते हैं, तो शर्म की बजाय ये क्या करते हैं, ये कोई ऐसी कंडीशन करते हैं, कुछ ऐसी मूवमेंट करते हैं ताकि इन लोगों के अंदर जो एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है वो रुक जाए। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, ये अपने जो उनके लेग्स है ना उनको एकदम स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, यानी कि उनको दबाएंगे, उनको स्ट्रेच करेंगे, उनके एक तरह से ऐसे ऐसे मूवमेंट बैठे बैठे उनकी मूवमेंट करेंगे, ताकि वो जो सारी कंडीशन आपको इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो रही है ना, वो मतलब कि ठीक हो जाए। क्योंकि जब वो एक तरह से मूव करेगा, जब वो स्ट्रेच करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक तरह ये सारी जो कंडीशन होती है ये ठीक हो जाती है। यानी कि इस तरह की उसकी एक तरह से हिस्ट्री होगी। ये आपने मतलब कहना है कि जब वो इवनिंग और नाइट के बाद उससे ज्यादा हो जाएगी, रेस्ट के ऊपर ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जैसे वो मूवमेंट करेगा या अपने लेग्स वगैरह को जो स्ट्रेच करेगा, तो उस दौरान इसको ये कंडीशन जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने कहना, फिर आपने एक तरह से इसमें क्या करना है, आपने इसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट यही है कि डोपामिन का लेवल कम था, किसका, डोपामिन का लेवल कम था, हमने कुछ ऐसी कंडीशन करनी है कि आपके डोपामिन के लेवल को हम क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक है, यानी कि हमने सिंपल बाइट से क्या दे देना है, हमने सिंपल उसको बाइट से डोपामिन एगोनिस्ट जो ड्रग्स है वो दे देनी है, डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग दे देनी है। अब कौन कौन सी मेनली हम जब डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग जो है वो देख सकते हैं, आपने क्या नाम, ब्रोमोक्रिप्टीन देख सकते हैं, हम जो ब्रोमोक्रिप्टीन जो है, ब्रोमोक्रिप्टीन जो ड्रग्स है वो भी हम दे सकते हैं इन लोगों के अंदर। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जो आपके एक तरह से कैबरगुलीन है, ठीक है, जो आपकी एक तरह से कैबरगुलीन है, ठीक है, कौन सी आपकी एक तरह से कैबरगुलीन है, वो कैबरगुलीन भी दे सकते हैं इनके अंदर। उसके बाद इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है आपकी एक तरह से आपकी एक तरह से प्रेमीपिजोल। ठीक है, कौन सी, आपकी एक तरह से प्रेमीपजोल, ठीक है, PEXOLE, प्रेमीपेजोल जो ड्रग है ये भी हम इन लोगों के अंदर दे सकते हैं। ये मतलब कि डोपामिन के लेवल को बढ़ाएंगे, आपका ब्रोमोक्रिप्टीन, आपकी कैबरगुलिन और प्रेमीपजोल जो ड्रग है ये आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन के लेवल को बढ़ाएंगी और आपके आरएलएस के ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करेंगी। दूसरा इसके अलावा क्या होता है कि हमने क्या करना है, मतलब कि अगर ये रात के वक्त होता है तो हमने क्या करना है, हमने ऐसी कंडीशन देनी है, क्योंकि इन लोगों के अंदर जब ये रात के वक्त कंडीशन होती है तो इनकी एक तरह स्लीप डिस्टरबेंस होती है। इनमें क्या होता है, स्लीप डिस्टरबेंस होती है, यानी कि इनकी जो नींद होती है वो काफी डिस्टर्ब होती है। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों के अंदर जो नींद है ना वो मतलब कि पुरसकून हो, मतलब कि हम ऐसी ड्रग दे देंगे जो क्या हो, आपके सीएनएस डिप्रेसेंट हो, जो आपके सीएनएस को डिप्रेस करे। ठीक है, जब वो आपके सीएनएस को डिप्रेस करेंगे तो आपको प्रॉपर जो है वो लाइक जो एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है आपके ब्रेन की वजह से, क्योंकि एबनॉर्मल इंपल्सिस जनरेट हो रही है ना आपकी ब्रेन से, तो उस वजह से आपको ये सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स दे देंगे। कौन सी ऐसी मौजूद, उसने लिखा गैबा पेंटिनोइड्स, गैबा पेंटिनोइड्स में आप याद कर सकते हो, आप गैबा पेंटीन दे सकते हो। कौन सी, आपके साथ गैबा पेंटीन, ठीक है, जो गैबा के लेवल को इंक्रीज करवाते हैं, गैबा की जो फंक्शन है उसको इंक्रीज करवाते हैं, उसका प्री गैबलिन, कौन सा, गैबा पेंटीन और प्री गैबालिन जो ड्रग है, ठीक है, प्री गैबलिन जो ड्रग्स होते हैं जो गैबा एगोनिस्ट है, इनको दे के आप आरएलएस के मतलब कि प्रॉपर ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका था
सारा का सारा लाइक आरएलएस, आई होप सो कि आपको आरएलएस की जो है वो समझ आ चुकी होगी, इसकी सारी काजिज और पेशेंट आपके पास कैसे आएगा और इसका जो है वो ट्रीटमेंट कैसे कैसे आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो है उसने बताया हुआ है कि आपका एक्टेजिया क्या हो सकता है, ठीक है। एक्टेजिया मतलब कि आपने कहना है, ये दो तीन टर्म्स हैं, आपने को देख लेना। एक्टेजिया में क्या होता है कि आपको जो होता है ना, जो पेशेंट होता है ना, ठीक है, जो पेशेंट होता है वो एक जगह के ऊपर टिक के बैठ ही नहीं सकता। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा ना कि जो एक जगह के ऊपर प्रॉपर टिक के बैठ ही नहीं सकते, यानी कि उनके अंदर एक अजीब सी जनाब वो मतलब कि एनर्जी होती है कि वो एक जगह के ऊपर बैठ ही नहीं सकते। यानी कि इनको क्या होता है, इनको एक तरह से रेस्टलेसनेस होती है। क्या होता है एक्टेजिया, यानी कि इनको रेस्टलेसनेस होती है, यानी कि एक जगह के ऊपर ये प्रॉपर जो है वो टिक के नहीं बैठ सकते। यानी कि ये कहीं अगर क्लास के अंदर भी बैठे होंगे तो एक जगह से उठ के ये कहीं और चले जाएंगे, इनकी सारी ये कंडीशन होगी। अब जो एक्टेजिया हो सकता है, ये हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डोपामीन का लेवल है, डोपामीन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से, यानी कि डोपामीन की ओवर एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। और हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर जो डोपामीन का लेवल है वो कम हो जाए, यानी कि डोपामीन का लेवल जो है वो नॉर्मल होना ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें भी आपको ये एकतेजिया हो सकता है। या अगर आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन का लेवल बहुत ज्यादा कम है तो उस कंडीशन में भी आपको जो है ये हो सकता है, ठीक है। और उसने लिखा हुआ है कि आपने न्यूरोलेप्टिक, यानी कि हम पढ़ेंगे आगे फार्मा में भी कि जो आपकी न्यूरोलेप्टिक्स, यानी जो आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होती है ये आपके डोपामीन के लेवल को कम करती है। ऐसे ही है ना, साइकोसिस में आपका डोपामीन का लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है, हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं, वो डोपामीन के लेवल को कम करती है। तो हमने पढ़ा था कि जो आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनके एक साइड इफेक्ट होते हैं, वो आपको एकथीजिया करवाते हैं। और दूसरा, जब भी आप पार्किंसन का ट्रीटमेंट करते हो, और पार्किंसन में आपको पता है कि आपका डोपामीन का लेवल क्या होता है, कम होता है, फिर आप क्या करते हो, आप जब कुछ ना कुछ करके डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करते हो। लेकिन अगर आप डोपामिन के लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो उसमें भी आपको रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी, यानी कि आपको एक्टेजिया वगैरह हो सकता है। दूसरा उसने लिखा है कोरिया, कोरिया में भी आपको क्या होता है कि आपका जो है वो पूरी बॉडी की एबनॉर्मल जर्किंग होती है, पूरी बॉडी की जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। आपने रियूमेटिक फीवर पढ़ा होगा, रियूमेटिक हार्ट डिजीज आपने पढ़ी होगी, उसने मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है सीडीन हम कोरिया, ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो होता है ना वो अचानक से जर्किंग मूवमेंट होती है, अचानक से झटके लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका कोरिया। तो ये आपकी दो से तीन टर्म्स थी। आपने आरएलएस पढ़ा, आपका एक्टेजिया पढ़ा, और दूसरा आपकी कोरिया पढ़ा, ठीक है। आई होप सो कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो होगा आपका हेड एक, ठीक है। न्यूरो के अंदर जो है हम हेड एक पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये जो आपका एक तरह से हेड एक है इसका क्या सीन होता है, इसकी सारी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। अब सबको पता तो है हेडेक क्या होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी डिटेल से पढ़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह की ये टाइप्स होती है, इसको हम देखते हैं। पहले तो आपको पता है कि ये हेडेक होता है वो क्या होता है। हेडेक आपको पता है कि आपके सर का दर्द है, यानी कि आपके हेडेक जो हेड है उसका दर्द है। लेकिन याद रखें, हमने कहा था कि जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में आपकी जो प्राइमरी पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, इसका मतलब आपकी ब्रेन का जो सॉरी आपका ब्रेन जो होगा, ब्रेन में आपको जो है वो पेन वगैरह नहीं होगी, लेकिन आपके जो ब्रेन के इर्द गिर्द जितने भी आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मनिंजीज है, ठीक है, आपका मनिंजीज होगी, या फिर उसके जो सराउंडिंग में दूसरी चीजें मौजूद हैं, लाइक आपकी स्कल होगी या क्रेनियल नर्व्स होगी, ठीक है, अगर उनकी इंजरी हो जाए तो उनकी इंजरी की वजह से आपको क्या हो सकता है, आपको हेड हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो आपकी मनिंजीज होती हैं उनकी जो नर्व इनर्वेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस नर्व इनर्वेशन जब बहुत ज्यादा होती है तो उनमें पेन रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और पेन रिसेप्टर ज्यादा होने की वजह से जब भी आपको मेनिंजाइटिस होता था तो उनमें सारी आपको हेडेक होता था, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको पता है, लेकिन हम फिर भी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको याद रखें। आपने लिखा है कि आपका क्या होता है कि पेन एनीवेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या हो सकता है, पेन एनीवेयर, कहीं भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैं इसको बताता हूँ कि एनीवेयर मतलब कि मैं क्यों कह रहा हूँ। आपने कहना कि पेन एनीवेयर इन दी हेड, यानी कि आपके जो हेड होगा, ब्रेन मैं नहीं कह रहा, आपके हेड को कह रहा हूँ। पेन क्या होता है, एनीवेयर इन दी हेड विच इज ड्यू टू, ठीक है, जो मतलब कि विच इज ड्यू टू, जो हो सकता है किसकी वजह से, आपको एक तरह से मनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, जो हम पढ़ चुके हैं कि मनिंजाइटिस का क्या सीन होता है। मनिंजाइटिस में हो सकता है जो जब भी आपका स्कल का कोई भी फ्रैक्चर हो, यानी कि आपको जो स्कल है उसका अगर कोई भी फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें भी आपको क्या सकता है, उसमें भी आपको हेडेक हो सकता है। और दूसरा, अगर आपकी क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो आपके हमने पढ़ लिए हैं क्रेनियल नर्व्स, तो उनमें अगर कोई भी डैमेज होगा तो उसमें भी आपको क्या हो सकता है, आपको एक तरह से हेडेक वगैरह हो सकता है। यानी कि आपने कहना कि पेन एनीवेयर इन दी हेड विच इज ड्यू टू, क्यों हो सकता है, मनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, आपके स्कल
आपके फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, क्रेनियल नर्व्स की जब इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी मतलब ये चीजें होती हैं, कोई भी ऐसी नोक्शियस स्टिमुलस, यानी कि कोई भी ऐसी नोक्शियस स्टिमुलस होती है और उसकी वजह से आपके ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें आपकी जो हेड होता है ना, हो सकता है कि आपके पूरे हेड को, फुल हेड को दर्द हो, आपके पूरे हेड को जो है वो हेड स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि आपको जो हाफ हेड हो, क्या हाफ जो हेड है उसकी एक तरह से इरिटेशन हो, हाफ हेड जो उसकी पेन हो जाए, या हाफ हेड का क्या होता है कि आपका स्पेसिफिक एरिया हो, यानी कि आपका जो पूरा हेड है उसका एक स्पेसिफिक एरिया हो, और उस स्पेसिफिक एरिया में आपको क्या हो, उस स्पेसिफिक एरिया में आपको हेडेक हो सकता है। यानी कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एनीवेयर। और अभी जब इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगा कि इसका क्या सीन होता है। तो मतलब कि ये आपने इसमें एक डेफिनेशन लिखना है, लेकिन आपने लिखना है कि ये जो आपका प्राइमरी जो ब्रेन, आपका एक तरह से ब्रेन होता है, ब्रेन हैज नो प्राइमरी पेन रिसेप्टर। ठीक है, जो आपका ब्रेन होता है उसमें कोई भी प्राइमरी पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। जब उसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते तो जब भी उसके अंदर कोई भी पस होगी, कोई भी मतलब कि ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपकी एक तरह से उसमें इरिटेशन हो सकती है ब्रेन मैटर को, तो आपको जब वो हेडेक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपने इसकी इसमें अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। लेकिन मेनली हम आते हैं इसकी हेडेक, इसकी टाइप्स के ऊपर कि आपकी जो हेडेक होती है इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, और उन टाइप्स के ऊपर जो है हम जो है वो डिस्कस करते हैं उनका क्या सीन होते हैं। देखिए, आपने कहना कि जो आपके हेडेक की टाइप होती है वो मेनली होती हैं दो, यानी कि जो आपका हेडेक होता है उसकी मेनली टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? आपने कहना क्या हो सकता है कि आपका जो हेडेक हो वो आपका कौन सा हो, वो आपका प्राइमरी हेडेक हो। ठीक है, क्या हो, आपका एक तरह से प्राइमरी हेडेक हो सकता है, और आपके सेकेंडरी हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी हेडेक हो सकता है और आपका सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। अब याद रखें, जो प्राइमरी हेडेक होता है, इस प्राइमरी हेडेक एक ऐसा हेडेक होता है जिसमें जो अंडरलाइंग काज है वो अननोन होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपने लिखना है कि जो अंडरलाइंग काज होती है, ठीक है, यानी कि ये आपका हेडेक क्यों हो रहा है इसके अननोन होती है, कोई पता नहीं चलता, ये इडियोपैथिक होती है। यानी कि जो प्राइमरी हेडेक होता है, जो प्राइमरी हेडेक के हम टाइप पढ़ेंगे, वो आपने याद रखना है, याद रखना है, ये हमेशा हमेशा अननोन होता है, ये इडियोपैथिक होती है, इसकी कोई पता नहीं चलता कि ये मतलब कि क्यों हो रही है। ठीक है, लेकिन जो आपका सेकेंडरी हेडेक है, सेकेंडरी हेडेक आपने याद रखना है कि सेकेंडरी हेडेक जो होता है ना, हमेशा हमेशा कोई भी अंडरलाइन काज होगी, कोई भी अंडरलाइन पैथोलॉजी होगी उसकी वजह से होगा। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि आपकी कोई अंडरलाइन काज होगी, ठीक है, कोई ना कोई अंडरलाइन काज होगी या कोई ना कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी होगी, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, आपको हेड एक हो सकता है। ये आपने इसमें दो टर्म्स जो है वो याद रखने की, यानी कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। अब हम आते हैं कि यानी कि ऐसी मतलब कि आपका प्राइमरी हेडेक जो होती है इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, यानी कि इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, या फिर आपने सेकेंडरी हेडेक हमने पढ़ना है तो आपने कहना है फॉर एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में हम लिखते हैं कि प्राइमरी हेडेक में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, और सेकेंडरी हेडेक में जो होते हैं एग्जांपल्स में मतलब कि आपकी कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं। तो आपने कहना है जो प्राइमरी हेडेक है इसमें आपके कौन से आते हैं, आपके जैसे मिग्रेन आता है, ठीक है, आपके जैसे माइग्रेन कह लें, अब मिग्रेन कह लें, आपके जैसे मिग्रेन हेडेक आ सकता है, ये आपके तरह से प्राइमरी होता है, जिनमें आपको अंडरलाइन काज जो होती है वो अननोन होती है, ये इडियोपैथिक होती है। फिर आपने कहना है कि आपकी टेंशन हेडेक, ठीक है, जो आपके टेंशन हेडेक है वो भी आपके से प्राइमरी में आता है, और आपका क्लस्टर हेडेक, ठीक है, कौन सा आपका जो क्लस्टर हेडेक है ये भी आपकी प्राइमरी में आता है। इन तीनों जो कंडीशन है, ठीक है, इन ये तीनों जो हेडेक की टाइप है ये प्राइमरी है, जिनमें अंडरलाइन काज या अंडरलाइन जो पैथोलॉजी होती है वो अननोन होती है, इडियोपैथिक होती है। लेकिन याद रखें जो आपकी सेकेंडरी हेडेक होता है इसमें कोई ना कोई अंडरलाइन काज, कोई ना कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी लाजमी होती है। यानी कि क्या क्या हो सकती हैं, आपकी जो मेन हमने चीज पढ़ी थी वो था आपका एक सब अरेकनोइड हेमरेज। आपको पता है ना कि जो आपका सब अरेकनोइड हेमरेज था, सब अरेकनोइड हेमरेज में हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें एक डायग्नोस्टिक फीचर, एक पेट फीचर पढ़ा था कि जो आपका सब अरेकनोइड हेमरेज का जो पेशेंट आता है उसमें एक तरह से सडन ऑनसेट थंडर क्लैप हेडेक होती है, ऐसे यानी कि उसमें बहुत ज्यादा थंडर क्लैप हेडेक होती है, और वो कहता है डॉक्टर से इट इज वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, यानी कि ये जो हेडेक होता है ये मेरी जिंदगी में सबसे बदतरीन हेडेक है। यही हमने पढ़ा था ना कि हो सकता है कि आपको सब अरेक्नोइड हेमरेज हो रहा हो, और जो हमने हीमाटोमा पढ़ा है, ठीक है, उनमें हो सकता है उसकी वजह से आपको हेडेक हो रही हो। ठीक है, या फिर आपको क्या हो सकता है, आपको एक तरह से ट्यूमर्स, ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर क्या आपके ब्रेन के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर्स हो सकता है, आपको ब्रेन के अंदर मेनिंजियोमा हो सकता है, शवानोमा हो सकता है, उन सारी कंडीशन में आपको ये सारी कंडीशन हो सकती है। और जब भी हमने ब्रेन के ट्यूमर्स पढ़े थे हमने वहां पे पढ़ा था कि आपको वहां पे क्या होता था
आपको हेडेक जो होता है वो फीचर्स मिलता था। लेकिन जो होता है ब्रेन की ट्यूमर्स के अंदर हमने जो डायग्नोस्टिक फीचर्स होते थे, जो जिस बिना पे हमने डायग्नोज करना होता था, वो आपकी ट्यूमर मार्कर्स ही थे या फिर आपकी हिस्टोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स थी, ये दो मेन इंपॉर्टेंट थी। लेकिन उन सारे ट्रोमा में आपको हेडेक तो होती थी, लेकिन वो उनका प्रॉपर जो डायग्नोस्टिक फीचर नहीं था। हमने उनको ट्यूमर मार्कर की बेस पे या आपकी एक तरह से हिस्टोलॉजिकल जो स्लाइडिंग उसके बेस के ऊपर हमने डायग्नोज करना होता था, ठीक है। तो ये आपने कहना है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपको कोई भी एक तरह से लाइक टेम्पोरल आर्टरीराइटिस, ठीक है, क्या हो सकता है आपको एक तरह टेम्पोरल आर्टरीराइटिस, ठीक है, यानी कि टेम्पोरल आर्टरीराइटिस को हम जो है एक जॉइंट सेल आर्टरीराइटिस भी कहते हैं, ठीक है, जॉइंट सेल आर्टरीराइटिस भी कहते हैं। देखो टेम्पोरल आर्टरीराइटिस और जॉइंट सेल आर्टरीराइटिस, इसमें क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि जो आपकी टेम्पोरल आर्टरी होती है ना, यानी कि जो आपके ब्रेन की तरफ जा रही होती है, जो आपकी टेम्पोरल बोन यानी कि आपकी कान के करीब से गुजर के जा रही होती है, उसकी एक तरह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये वस्कुलाइटिस के चैप्टर में है कि इसमें क्या होता है कि जब भी आपका जो टेम्पोरल बोन के नजदीक जो आर्टरी गुजरती है, जिसको हम एक तरह से टेम्पोरल आर्टरीराइटिस कहते हैं, और आपकी वो जॉइंट सेल आर्टरीराइटिस भी होती है, क्योंकि वो आपकी जो बड़ी वेसल्स होती है उनमें एक तरह से प्रॉब्लम होता था। तो उनमें भी आपको क्या होता है, उनमें आपको एक तरह से हेडेक हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हो सकता है आपको हाइड्रोसेफलस हो। हाइड्रोसेफलस भी हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोसेफलस में भी आपको आईसीपी रेज होता था, और आईसीपी रेज होने की वजह से आपको जो लाइक आपको जो स्कल हर्निएशन है उसके चांसेस ज्यादा होते थे, उसमें भी आपको क्या हो सकता है, उसमें भी आपके तरह से हेडेक हो सकता था। और इसके अलावा मतलब कि आपको मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, जब भी आपको मेनिंजाइटिस, ठीक है, लाइक अगर आपको जो मेनिंजीज है उनके लिए इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसमें भी आपको ये सारी कंडीशन हो सकती है। और जो भी उसमें कंडीशन लाइक आपको ब्रेन कैंसर वगैरह, ठीक है, यानी कि जो आपकी प्राइमरी होती है इसमें कोई भी अंडरलाइन काज नहीं होती, ये सारी इडियोपैथिक होती है, ये जो हम आज पढ़ेंगे तीनों। लेकिन जो सेकेंडरी होती है इसमें कोई ना कोई अंडरलाइन काज होती है, कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है। हो सकता है आपको सब अरेकनोइड हेमरेज हो सकता है कि जनाब आपको ट्यूमर्स हो ब्रेन के अंदर, हो सकता है कि आपको जो है वो टेम्पोरल आर्टरीराइटिस हो, जिसमें हम मतलब हेडेक देखें, हाइड्रोसेफलस हो, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये सारी कंडीशन आपको क्या करवा सकते हैं, आपको एक तरह से मतलब कि हेडेक करवा सकते हैं। और दूसरी कोई भी ऐसी ड्रग जो वैजो डायलेटर हो, जो वैजो डायलेशन करें। आपको पता है ना कि जब भी आपकी मतलब कि ये सारी जब भी आपको वैजो डायलेशन होती है, तो वैजो डायलेशन में भी आपको क्या होता है, आपको हेडेक होता है। यानी कि हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हैं ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करवाती है, आपकी वैजो डायलेशन करवाती है। तो जब भी आपको वैजो डायलेशन होता है तो आपको एक तरह से हेडेक मिलता है। तो ये उनके एक तरह से साइड इफेक्ट है। कोई भी आप ड्रग वगैरह यूज करते हो तो उसके साइड इफेक्ट से भी आपको हेडेक हो सकता है। ये सारी कंडीशंस होती हैं आपके हेडेक, मतलब कि आपकी टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपने सबसे गौर करना है कि आया कि जो जो आपकी प्राइमरी हेडेक है ये ज्यादा डेंजरस है, ये ज्यादा खतरनाक है, ये आपकी सेकेंडरी हेडेक जो है ये ज्यादा खतरनाक है। अब याद रखें वो तो इडियोपैथिक होती है, उनकी कोई भी काज मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन ये जो काजेज होती हैं इनकी कोई ना कोई अंडरलाइन काज होती है, सेकेंडरी में कोई ना कोई अंडरलाइन काज होती है। तो आपने हो सकता है उसमें सब अरेक्नोइड हेमरेज हो सकता है उसके ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपकी सेकेंडरी हेडेक होती है इनको हम रेड फ्लैग, आपके तरह से रेड फ्लैग हेडेक भी कहते हैं, रेड फ्लैग हेडेक। यानी कि आपका रेड फ्लैग हेडेक से क्या मुराद है, ये मतलब कि आपकी एक तरह से खतरनाक हेडेक होती है। इनके अंदर आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट का करना होता है, वरना वो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जी आपने इसके अंदर याद रखने की जो सेकेंडरी हेडेक होती है ये बहुत खतरनाक होती है, इनको रेड फ्लैग हेडेक भी कहते हैं। और इसमें आपने जो है वो एक तरह से इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो लाजमी और लाजमी करना होता है। आई होप सो कि आपको जो है यहाँ तक पता चल गया होगा इनकी सारी कंडीशन आपकी लाइक इसी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हमने जो मेन डिस्कस लाइक दूसरी चीजों को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी मेनिंजाइटिस को, हाइड्रोसेफलस को, ब्रेन ट्यूमर्स को और सब अरेक्नोइड हेमरेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम डिस्कस करेंगे आज वो होगी आपकी प्राइमरी हेडेक की। प्राइमरी हेडेक में क्या क्या सीन होता है, ठीक है। तो इसमें जो पहली हेडेक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपके मिग्रेन हेडेक, ठीक है, जो आपकी प्राइमरी हेडेक में जो पहली टाइप है वो क्या है आपके मिग्रेन हेडेक है। कि मिग्रेन हेडेक में क्या होता है, देखिए मिग्रेन हेडेक आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के जो एक हाफ होता है ना, चाहे वो राइट हेमिस्फेयर हो चाहे लेफ्ट हेमिस्फेयर हो, तो एक हाफ को पूरा दर्द होता है। याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल जी आपका फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन है ना, तो एक ब्रेन को पूरा दर्द होगा, आधे ब्रेन को जो आधा ब्रेन है उसको पूरा दर्द होगा कंप्लीट, यानी कि डिफ्यूज पेन होगा। और यूनिलेटरल होगा, एक ही तरफ होगा, बाईलेटरल नहीं होगा। क्योंकि कुछ कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे जिसमें आपको यूनिलेटरल तो होगा लेकिन वो आपके एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी यूनिलेटरल होगा लेकिन डिफ्यूज होगा, पूरे एक हाफ को जो है वो इन्वॉल्व करेगा। तो पहले हम जो आपने मिग्रेन हेडेक में आपने लिखना है वो होगी इसकी लोकलाइजेशन, यानी कि लोकलाइजेशन के क्या मुराद है कि ये आपकी ब्रेन में किस किस जगह के ऊपर हो सकता है। तो आपने कहना इसकी लोकलाइजेशन में आपने लिखना है कि ये आपके हाफ ऑफ द
जो हेड होता है उसको इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। हाफ ऑफ द हेड, यानी कि आपके जो पूरे का पूरा जो हेड होगा उसके हाफ को इन्वॉल्व करेगी, और पूरे एक कंप्लीट हाफ को जो है वो इन्वॉल्व करेगी, पूरे एक कंप्लीट जो हाफ होगा ना उसको इन्वॉल्व करेगी, आपने लिखना है। फिर इसमें क्या होता है कि ये आपकी एक तरह से यूनिलेटरल होती है, यानी कि बायलेटरल नहीं होगी, ये आपकी यूनिलेटरल ही होगी। ये आपने इसमें लिखना है कि हाफ ऑफ द हेड होगा और आपकी एक तरह से यूनिलेटरल होती है। फिर आपने कहना है कि इसका ड्यूरेशन, ठीक है, लाइक ये जो आपकी हेडेक रहती है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये कितने अरसे के लिए रह सकती है। तो आपने कहना है ये जो हेडेक होती है ये आपकी तकरीबन 4 घंटे से लेकर, ठीक है, 72 घंटे तक जो वो रह सकती है, यानी कि 3 डेज तक, यानी कि 3 दिन तक जो है, आपकी 3 डेज तक जो है वो आपकी जो है आपकी मिग्रेन हेडेक जो है वो रह सकती है। इसका ड्यूरेशन क्या है, 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, यानी कि 3 डेज तक ये आपकी क्या हो सकती है, आपको मिग्रेन हेडेक जो होती है वो रह सकती है। ये आपने इसमें लिखना है। फिर आपने इसके जो आपने लिखना है वो होती है आपकी इसमें, हाँ, इसके बारे में आप ये भी लिखना है कि आपकी जो मिग्रेन हेडेक होती है इसकी एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन होती है, ठीक है। यानी कि क्या होती है, आपकी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन होती है, कि यानी कि अगर आपके फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम है मिग्रेन का, तो उसमें आपको क्या हो सकता है, आपको लाइक ये कंडीशन हो सकती है। ये वाहिद हेडेक होगी जो हम पढ़ेंगे जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन होगी, जिसमें आपको जो फैमिली के अंदर अगर वो मिग्रेन है तो उसमें आपको भी ये सारी कंडीशन हो सकती है। ये आपने इसमें लिखना है कि आपको लोकलाइजेशन क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है। फिर हम जो इसके मजीद जो डिस्कस करेंगे वो होगी इसके क्लिनिकल फीचर्स, कौन सी आपके एक तरह से जो क्लिनिकल फीचर्स को हम देखेंगे कि आपका जो मिग्रेन हेडेक होगी इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपने कहना है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि आपके क्रीसेंडो पैटर्न हेडेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या होता है कि आपके एक तरह से क्रीसेंडो पैटर्न हेडेक होता है। क्रीसेंडो पैटर्न हेडेक का क्या मतलब होता है, यानी कि ये जो लोग होंगे ना इनमें क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो पेन बढ़ती जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज अभी दर्द इनको शुरू हुआ है ना, तो अभी अभी जब शुरू होगा तो इनको थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका जो एक तरह से जो हेडेक होगा वो बढ़ता जाएगा, क्रीसेंडो होगा। एक होता है क्रीसेंडो, डी क्रीसेंडो। क्रीसेंडो डी क्रीसेंडो में क्या होता है कि आपका हेडेक ज्यादा होता है फिर कम हो जाता है, ज्यादा होता है कम हो जाता है। लेकिन इसमें जो होता है वो वक्त के साथ साथ जो हेडेक होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हेडेक होता है ना, मतलब वो जैसे आपके पास कंप्लेंट्स करेगा, जिस तरह उसकी प्रेजेंटेशन होगी, वो कहेगा कि जनाब इसमें जो है हिस्ट्री उसकी कुछ यूं होगी, वो कहेगा मुझे जो है हेडेक स्टार्ट हुआ है लेकिन जो वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। तो इसमें आपने याद रखना है। अब क्या होता है कि ये आप पल्सेटिंग पेन होता है, क्या होता है कि आपके से पल्सेटिंग पेन होता है। पल्सेटिंग पेन में क्या होता है, यानी कि ये जो हेडेक होगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपने पल्सेटिंग पेन का क्या मतलब होता है। यानी कि ये जो हेडेक होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हेडेक है, ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह आपने इसको कहना है, ये हेडेक है, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ ना तो ये एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो होगा ना ये नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर दोबारा स्टार्ट होगा तो उससे ज्यादा होगा, यानी कि अभी इतना था, ठीक है, फिर नॉर्मल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया कुछ सेकंड के लिए। लेकिन जब इसका दोबारा ऑन सेट हुआ तो ये उससे भी ज्यादा हुआ, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर उससे भी ज्यादा होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर उस यानी कि क्रिसेंडो पल्सेटिंग, यानी कि आएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा इसका ऑन सेट होगा, जब दोबारा आएगा तो उससे भी ज्यादा होगा, पहले से भी ज्यादा होगा। तो इसको हम कहते हैं आपका क्रिसेंडो पल्सेटिंग पैटर्न हेडेक होता है इनमें, ठीक है। तो ये आपने इसको समझ लेना इसका क्या सीन होता है। दूसरी, इस लोगों में क्या होता है, कुछ आपके एक तरह से एसोसिएटेड सिम्टम्स होती है, क्या होती है आपके एसोसिएटेड सिम्टम्स होती है, वो हम देख लेते हैं कि इन लोगों के अंदर कुछ और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं। ये मेन होता है कि यानी कि वो बताएगा कि जो मेरे जो हेड है इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रिसेंडो पैटर्न होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, और पिछले 1-2 दिन की मतलब हिस्ट्री देगा और कहेगा ये 3 से 4 दिन रहता है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री लोगे तो वो कहेगा कि मेरे जो है वो फैमिली में भी ये मतलब की प्रॉब्लम है। दूसरी, इसके साथ कुछ और भी आपकी एसोसिएटेड सिम्टम्स होगी, वो कौन कौन सी एसोसिएटेड सिम्टम्स होगी, वो इनको फोटोफोबिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनको क्या होगा, आपके फोटोफोबिया, यानी कि हमने जिसने मनिंजाइटिस में भी पढ़ा था, मनिंजाइटिस में भी हमने देखा था कि यार उन लोगों में हेडेक हो रहा था, ऐसे ही ना उन लोगों में हेडेक हो रहा था, तो उनको जो लाइट होती थी, लाइट से उनको नफरत होती थी, क्योंकि जो लाइट होती थी वो उसके ब्रेन को इरिटेट करती थी। अब उनको बेचारों को पहले ही हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो उल्टा, और उसके अलावा जब उनको दोबारा से एक तरह से क्या होगा, दोबारा से उनको लाइक लाइट से एक्सपोजर होगा, लाइट के उनका जो हेड एक्सपोज होगा, तो जो लाइट होगी उनको इरिटेट करेगी उनके लाइक स्कल वगैरह को, जिसकी वजह से उनको जो है वो हेडेक जो होता है वो ज्यादा होता है। इस वजह से ये मतलब कि लाइट से दूर भागते हैं। मैंने बताया था कि ये मतलब एक कमरे तक महदूद हो
जाएंगे, ठीक है, कमरे तक महदूद हो जाएंगे और अपने कमरे की जो लाइट वगैरह वो बंद करके बैठेंगे। अगर कोई लाइट ज्यादा थोड़ी सी भी ऑन करेगा ना, तो वो कहेंगे कि फौरन से इस लाइट को बंद करो, क्योंकि उनको फोटोफोबिया हो चुका होता है और लाइट उनको ब्रेन को इरिटेट कर रही होती है। दूसरी इनको क्या होता है कि इनको फोनोफोबिया होता है। क्या होता है आपके एक तरह से फोनोफोबिया। अब फोनोफोबिया क्या है? देखिए, फोनोफोबिया अपनी कहना है कि इन लोगों को साउंड से बहुत एलर्जी होगी, यानी कि जो भी आपकी वॉइस वगैरह होगी उससे बहुत ज्यादा एलर्जी होगी। घर में कोई बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, घर में कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई मेहमान आ गया है तो उसको मिग्रेन है, तो वो जनाब इतनी उसको एक तरह से गुस्सा आएगा ना, वो कहेगा कि इस जनाब जितनी भी वॉइस है इनको बंद करो, ठीक है। मतलब कि वो नहीं चाहता कि उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में थोड़ा सा भी शोर हो। तो इसको, क्योंकि वो आपकी जो शोर होता है वो उसको इरिटेट कर रहा होता है, उसको मतलब कि जो हेडेक होता है उसको इंक्रीज कर रहा होता है, तो इस वजह से इसको साउंड से भी एलर्जी होता है। फोनोफोबिया इनको कहते हैं। मतलब कि घर में जितनी भी आपको थोड़ी सी भी मतलब कि शोर वगैरह होगा तो उसको कहेगा बंद करो इसको, क्योंकि ये उसको इरिटेट करता है। और दूसरी इसमें क्या होता है, इसमें वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। याद रखें, इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग होती है। लेकिन अभी हम एक और कंडीशन पढ़ेंगे, आपकी एक तरह से टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक में आपको एक तरह से लाइक वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। क्योंकि ये जो आपकी आपका होता है ना, जो मिग्रेन हेडेक होता है, याद रखें जो तीनों हम हेडेक पढ़ेंगे, टेंशन हेडेक, मिग्रेन हेडेक और क्लस्टर हेडेक, अगर इसमें कोई पूछे आपको मोस्ट डेंजरस हेडेक कौन सा है, मोस्ट डेंजरस हेडेक कौन सा है, मोस्ट, वो आपका एक तरह से मिग्रेन हेडेक ही होता है। मोस्ट डेंजरस जो हेडेक होता है वो मिग्रेन हेडेक होता है, क्योंकि इसमें आपका जो होता है ना, लाइक इसमें आपकी जो नर्व्स वगैरह होती हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, जो अभी हम देखते हैं। तो इस वजह से इनको क्या होता है, वॉमिटिंग होता है। लेकिन हम दूसरी जो आपकी टेंशन पड़ेंगे उसमें आपको वॉमिटिंग वगैरह नहीं होता। तो ये आपका मोस्ट डेंजरस हेडेक कौन सा होता है, मिग्रेन हेडेक ही होता है। फिर आते हैं इनकी एक तरह से वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। फिर इसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या होता है कि एक्सक्रूशिएटिंग पेरी ऑर्बिटल पेन बाय लैक्रिमेशंस एंड राइनोरिया, ठीक है, फॉलोड बाय, यानी कि इन लोगों में क्या होगा, एक्सक्रूशिएटिंग, यानी कि एक्सक्रूशिएटिंग का क्या मतलब होता है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही वर्स, यानी कि बहुत ही पेनफुल। पेनफुल इनको क्या होगा कि पेरी ऑर्बिटल पेन होगा, ठीक है, यानी कि उसकी आंखों के इर्द गिर्द जो होगा ना वो बहुत ज्यादा वर्स पेन होगा, जिसकी वजह से साथ साथ जब उसको एक्सक्रूशिएटिंग पेरी ऑर्बिटल, यानी कि उसकी आंखों के इर्द गिर्द जो होगा वो बहुत ज्यादा पेन होगा, तो इसके साथ साथ इसको क्या होगा, साथ साथ इसको लैक्रिमेशन भी हो रही होगी। लैक्रिमेशन यानी कि उसको बहुत ज्यादा टीयर की प्रोडक्शन भी हो रही होगी। और दूसरे इसमें क्या होता है, इसमें एक राइनोरिया भी हो रहा होता है, राइनोरिया, यानी कि उसको एबनॉर्मल नेजल डिस्चार्ज भी हो रही है। अब वजह क्या कि ना उसको लैक्रिमेशन हो रही है और उसको राइनोरिया हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी एक नर्व होती है, ठीक है, हमने पढ़ी थी जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, हमने पढ़ा था ना, जो आपकी क्या होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ऐसी है, ट्राइजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेस होती है, V1 V2 V3 कहते थे। जो पहली होती थी वो कौन सी होती है, आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती थी। ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो होती है ना, इन लोगों के अंदर क्या होता है, जो आपकी V1 नर्व होती है, जो ट्राइजेमिनल की जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, ये डैमेज हो जाती है। जब ये डैमेज हो जाती है तो इसकी वजह से इनको क्या होता है, इनकी आंखों के इर्द गिर्द जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पेन हो जाती है। इनको एक तरह कंजंक्टिवाइटिस जैसे फीचर आते हैं। हम आगे अबे मतलब कि आगे जाके पढ़ेंगे भी आपकी ऑप्था के सेशन में, क्योंकि उसके आपकी न्यूरो के साथ वो भी अटैच है, ठीक है, ऑप्था वाला पोर्शन हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वहां पे क्या होता है, इनको कंजंक्टिवाइटिस जैसे, यानी कि उनका जो कंजंक्टिवाइटा होता है ना, वो उसका एकदम बहुत ज्यादा रेड रेड हो जाता है, तो उनमें एक तरह से इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होता। मतलब कि उसमें हम देखेंगे आगे जाके इसके सारे सीन को। तो इसमें कंजंक्टिवाइटिस वाली जैसी सारी मतलब कि होती है, तो इस वजह से इसको क्या होता है, बहुत ज्यादा टीयर प्रोडक्शन होती है, राइनोरिया होता है। और आपने कभी सोचा है कि जब मतलब कि आप बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, आपको जब बहुत ज्यादा रो रहे होते हो तो आपको बहुत ज्यादा आंसू तो आ रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, बहुत ज्यादा आंसू तो आ रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वही जो आंसू होते हैं आपके एक नोज से भी, मतलब कि कुछ आपको लाइक कुछ सक्रीशन जो होती है वो आपके नोज से भी निकल रही होती है, यानी कि आपको नेजल डिस्चार्ज भी होता है। आंसू मतलब कि क्या लेना देना है कि आपके आंसू का आपके एक तरह से नेजल डिस्चार्ज के साथ। इसमें क्या होता है कि आपको एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं नेजो, आपकी नेजो लैक्रिमल डक्ट क्या होती है कि आपके नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है, ठीक है, यानी कि आपका क्या होता है, आपके नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है। ये नेजो फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड, आपका क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है ना उसके और आपके जो नोज होता है उसके साथ एक डक्ट होती है, उसके साथ जो होती है दोनों के दरमियान एक डक्ट होती है जिसको कहते हैं नेजो लैक्रिमल डक्ट। तो जब भी आपके लैक्रिमल ग्लैंड की स्टिमुलेशन होती है, जब भी आपके लैक्रिमल ग्लैंड की स्टिमुलेशन होती
होती है तो वो क्या करते हैं जनाब, वहां से एक तरह से लैक्रीमेशन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। और जो लैक्रीमेशन होती है वो क्या इस डक्ट के थ्रू आपके नोज में आते हैं, और फिर आपको साथ साथ क्या होता है, राइनोरिया, यानी कि आपको नेजल डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। तो आपने कहना है कि इसमें एक तरह से एक्सक्रूशिएटिंग पेरी ऑर्बिटल पेन फॉलोड बाय लैक्रीमेशन एंड राइनोरिया, ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इनमें क्या सीन होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लोग होते हैं ना, इनमें ओरा की फीलिंग आती है। क्या होता है इनमें, क्या होता है कि ओरा की फीलिंग आती है। अब यानी कुछ इसको आरा भी कहते हैं, कुछ इसको ओरा भी कहते हैं। क्या सीन है अभी हम पढ़ते हैं। अब जो एक तरह से ओरा यानी कि आरा की फीलिंग होती है, इन लोगों में क्या होता है कि यानी कि कोई भी ऐसी फीलिंग कि जो किसी भी इवेंट होने से पहले हो जाए, यानी कि मतलब कि एक इवेंट अभी तक होया नहीं है लेकिन उससे पहले आप कुछ फीलिंग आ रही है कि यार ये काम हो जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं ओरा की फीलिंग। फॉर एग्जांपल ये जो लोग होंगे ना, इनमें क्या होता है, इनमें फोनोफोबिया होता है, इनमें फोटोफोबिया होता है। तो जैसे ये एक रूम में बैठे होंगे, जैसे एक रूम में अंधेरे में बैठे होंगे, इनको मतलब कि बार बार ये बेचैनी होगी, इनको ये खतरा होगा कि यार कहीं कोई आके ना लाइट ऑन ना कर दे, कहीं कोई आके लाइट ऑन ना कर दे, यानी कि दोबारा से जो लाइट, उसका जो एक्सपोजर है वो लाइट से दोबारा ना हो जाए, उनको एक डर रहता है। दूसरा क्या होता है कि वो जैसे ही मतलब कि बाहर सोया होता है तो उसको एक फीलिंग आती है कि यार अभी जो है वो कोई आएगा और मेरे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा शोर करेगा, तो इससे बेहतर है कि मैं अंदर चला जाऊं। तो इसको मतलब कि इनको जो है वो वक्त से पहले उस चीज की फीलिंग आ रही होती है कि कहीं ये ऐसा हो ना जाए, तो उसको हम कहते हैं एक तरह से ओरा, ओरा की फीलिंग इनको कहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों में क्या होता है कि आपको ये सारी कंडीशन जो है वो हो जाती है। आई होप सो कि आपको जो है वो तकरीबन समझ आ चुका होगा कि मिग्रेन में क्या सीन होता है। फिर आपने इसमें मतलब कि ये सारी कंडीशन होगी, फिर इसमें और भी हो गया, फिर आप इस आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर कि हमने क्या करना है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आपने जो है एक तरह से मतलब कि इसको डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोज वही है कि आप जो है उसकी एक तरह से जो हिस्ट्री वगैरह लोगे, वो सारा आपको बताएगा कि उसको कहाँ कहाँ दर्द होता है, ये सारी कंडीशन आपको बताएगा। फिर उसकी जेनेटिक जो है वो एसोसिएशन होगी। फिर जो आपने इसका ट्रीटमेंट करना है ना, वो ट्रीटमेंट जो है वो आपने सबसे पहले जो लेना होता है वो एनसेड से ही लेना होता है। यानी कि उसको पेन हो रहा है तो आपने जनाब उसको एनसेड लेना है। और हमें पता है कि एनसेड होते हैं, ये क्या होते हैं, आपको पेन को रिड्यूस करते हैं, ऐसे ही है ना। तो एनसेड में से आप क्या दे सकते हो, हम जो फार्मूला में डिस्कस कर चुके हैं, आपकी एस्प्रीन हो सकती है, क्या उस एस्प्रीन आप दे सकते हो। उसके बाद आपका आइब्रूफेन वगैरह आप जो है वो उसमें एक तरह से रिकमेंड कर सकते हो, क्या होते हैं आइब्रूफेन वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा आपका जो और हो सकते हैं वो होती है आपकी आपके एनसेड के अलावा आपके एक पैरासीटामोल, हमने पढ़ा था पैरासीटामोल जो होती है वो आप दे सकते हो, जिनको पेनाडोल भी कहते हैं, ठीक है। हर पाकिस्तानी यही लेयर होता है, पैरासीटामोल पेनाडोल जो होता है ये लेयर होता है। देखो इसमें आपने एक और टर्म याद करनी है कि जितने भी आप एस्प्रीन वगैरह ले रहे होते हैं, मतलब कि एस्प्रीन वगैरह हमारे कॉमन होती है, या पैरासीटामोल या पेनाडोल कॉमन होती है, ये अक्सर जो लोग होते हैं ना, ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अलावा भी ले रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। यानी आपने देखा हर जो है वो जिसको पता ही नहीं है कि ये पैनाडोल जो है आपका एस्प्रिन क्या होता है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, कभी किताबें खोली भी नहीं है, वो जनाब एस्प्रिन ले रहा होता है, वो पैरासीटामोल पेनाडोल ले रहा होता है। ऐसी ड्रग जो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के जो प्रेस्क्रिप्शन होते हैं उसके अलावा, यानी कि उसके डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मतलब कि डॉक्टर से आप रजू किए बगैर आप ले रहे होते हो, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ओटीसी ड्रग कहते हैं। ओटीसी के क्या मतलब होता है, ऐसी मतलब कि आपका जो ओटीसी ड्रग होती है ना, आपने कहना इनको एक तरह से ओवर द काउंटर ड्रग, ठीक है, कौन सी होती है, इनको हम लिखते हैं आपके से ओवर द काउंटर ड्रग। यानी कि ऐसी ड्रग जो होती है वो जो आप जो है वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अलावा ले रहे होते हैं, आप डॉक्टर से रिव्यू नहीं करते, ठीक है, डॉक्टर ने आपको ये प्रेस्क्राइब की ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इन ड्रग्स को ले रहे हो, तो उनको हम कहते हैं ओटीसी, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग। तो हम जितने भी ये ड्रग्स होती है ना, ठीक है, पेनाडोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, इनको ओटीसी भी कहते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको पता चल ही होगा। अब इसके अलावा हम जो है वो ये सारी कंडीशन मतलब सारी ड्रग्स दे सकते हैं। उसके अलावा हम जो उनमें कौन कौन सी ड्रग्स और दे सकते हैं, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लोगों में कहना है वो होता है आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या होती है आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपने जो है उनको कुछ ऐसी मतलब उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको कुछ ऐसे जनाब आपने जो आपने जो है वो खूबसूरत जनाब आपने जो है वो आपने क्या सजेशन वगैरह करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। उनमें आपने बताना है कि जनाब आपने जो है वो क्या क्या प्रॉपर डाइटरी मेजर्स करने हैं, कौन कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, ताकि आपके अंदर जो है वो मतलब कि ये आपको ना हो, ठीक है। मतलब कि कौन कौन सी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हो उनको, मतलब क्या क्या एडवाइस कर सकते हो उनको। देखिए आपने कहना है कि अवॉइड करें स्ट्रेस से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जनाब आपने क्या करना है उनको, जनाब आपने कहना है कि स्ट्रेस वगैरह टेंशन वगैरह आपने नहीं लेनी। मतलब ये मतलब कि एक कॉमन सी बात है कि स्ट्रेस वगैरह से आप उनको प्रोवाइड
मतलब कि जो है वो दूर ही रखना है, ये आपने उसको कहना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कहना है कि एक कंप्लीट रेस्ट करें, ठीक है, मतलब कि आपने कहना है कि जो कंप्लीट बेड रेस्ट है वो आपने कहना है उनको सजेस्ट कर देना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कहना है कि जो डाइटरी है ना, डाइटरी कंट्रोल करना है। डाइटरी कंट्रोल में आपने क्या करना है, आपने कहना है कि अपने वेजिटेबल्स, ठीक है, जो भी आपकी वेजिटेबल्स प्लस आपकी जो फाइबर्स होती है, ठीक है, जो आपकी फाइबर्स डाइट होती है, यानी कि ऐसी डाइट जिनके अंदर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, आपके एप्पल्स वगैरह हो गए, आपके बनाना वगैरह हो गए, ऐसी मतलब कि जितनी भी डाइट्स होती है जिनमें वेजिटेबल्स होती हैं और आपकी फाइबर्स डाइट होती है, वो आपने रिकमेंड करनी है। अब मतलब कि वजह क्या है कि जनाब हमने उसको डाइटरी कंट्रोल में आपने ये लाइक वेजिटेबल्स और फाइबर्स जो है ये रिकमेंड करनी है, क्योंकि ये सारी जो कंडीशन होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन से पर मतलब कि बचाते हैं। जो आपकी कॉन्स्टिपेशन होती है उससे आपको क्या करते हैं, बचाते हैं। क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है तो आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, ठीक है, जो आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपके पेट के अंदर आपके जो मैदा होता है, आपकी गैस वगैरह बहुत ज्यादा बन जाती है, और ये जो आपकी गैस होती है, ठीक है, इसको हम गैस ब्लोटिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे गैस ब्लोटिंग सिंड्रोम। तो ये गैस जो होती है आपकी जो है आपके लाइक हेड, मतलब जो आपको हेड होता है या आपके ब्रेन में एंटर कर जाती है और वहां से आपको इरिटेट करते हैं। जितने भी जीआईटी के मतलब कि पेशेंट होते हैं, जीआईटी के जितने भी आजकल पेशेंट पाकिस्तान में होते हैं, उनकी साथ साथ जो होती है वो साइकेट्रिक के जरिए काउंसलिंग भी करवाई जाती है। क्योंकि वजह क्या है कि मतलब कि आजकल जो है वो जीआईटी के साथ साथ मतलब कि आपने कभी देख भी लेना कि जब भी आपके घर में कोई पेशेंट होगा ना, अगर उसको जीआईटी का मसला हो तो साथ जो है ना वो उसको एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है वो भी दे रहे होते हैं। वजह क्या है, क्योंकि जब भी आपको जीआईटी का कोई प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो आपके इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, वो जो गैस ब्लोटिंग सिंड्रोम होता है वो आपके ब्रेन में जो गैस होती है वो चली जाती है और आपको हेड एक करवाती है। तो ये सारी कंडीशन लाइक उनको हम वेजिटेबल जो है वो फाइबर दे देते हैं ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। हमने उसको कॉन्स्टिपेशन से बचाना होता है। अगर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उनको हेडेक वगैरह हो सकती है, ठीक है, तो ये आपने उसको रिकमेंड करना है। इसके अलावा आपने जो इनका ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि दूसरा आपने सारी कंडीशन होगी, उसके अलावा जो आपने प्रोफाइलैक्सिकली, यानी कि प्रोफाइलैक्सिकली आपने उसको क्या क्या ड्रग दे सकते हो। प्रोफाइलैक्सी का क्या मतलब होता है, यानी कि आप जो वो हिफाजती तौर पे, यानी कि जो फॉर एग्जाम्पल अभी उसको जो है वो दर्द नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे अगर वो कहीं जा रहा है, किसी इवेंट्स पे जा रहा है, तो हो सकता है कि उसको मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है कि यार कहीं मुझे वहां पे जाकर दोबारा मिग्रेन ना हो जाए, तो उसके लिए आप प्रोफाइलैक्टिकली कौन कौन सी ड्रग उसको रिकमेंड कर सकते हो। तो आपने कहना है जो एक तरह से एमी उसने बताई हुई है, कौन सी आपकी एक तरह से एमी ट्रिप्टिलीन होती है, ये ड्रग आप उसको दे सकते हो। एमी ट्रिप्टिलीन आपको पता है कि ये क्या करती है, ये आपके मतलब जो सेरोटोनिन का लेवल होता है, क्या होता है कि आपका जो एक तरह से सेरोटोनिन का लेवल होता है, ये आपको ये मतलब कि एमिट्रिप्टिलिन होती है, ये क्या होती है, ये आपके एक तरह से ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। हमने पढ़ा था ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। और जब ये ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, ये क्या करती थी, ये जनाब आपकी जो साइनेप्टिक स्पेस थी, यानी कि अगर ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, जो आपकी साइनेप्टिक स्पेस थी, इसके अंदर क्या करती थी, इसमें जनाब आपके सेरोटोनिन के लेवल को प्लस आपके नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज कर देती थी आपके साइनेप्टिक स्पेस में। जब क्योंकि ये क्या करती थी, इन दोनों आपके सेरोटोनिन और नार एपिनेफ्रिन के री अपटेक को इनहिबिट कर देती थी। जब इनके री अपटेक को इनहिबिट करती है तो इनका लेवल जो होता है वो साइनेप्टिक स्पेस में इंक्रीज हो जाता है। जब आपके सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल आपके इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करती हैं, ये मतलब कि आपकी ब्रेन के अंदर आपकी जो ब्रेन की तरफ जो ब्लड के फ्लो होता है, ठीक है, जो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जब आपकी ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो आपके ब्रेन को क्या ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगी, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो आपको जो हेडेक होगा वो ट्रीट हो सकता है। एमिट्रिप्टिलिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज करवाएगी। ये क्या करेंगी, आपकी ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाएंगी, ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स आपके ब्रेन को ज्यादा मिलेंगी, तो आपको जो हेडेक होगा वो ट्रीट हो सकता है, ठीक है जी, आप दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसमें क्या होता है, अगर इन लोगों में क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही होती है, हमने देखा था, तो हम क्या दे सकते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग्स, क्या होती है, एंटी इमेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, यानी कि वॉमिटिंग को जो है वो रोकें। हमने पढ़ा था आपकी जीआईटी में, जीआईटी के अंदर की एंटी इमेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग होती है जो मतलब कि आपकी डोपामीन एंटागोनिस्ट हो, जो डोपामीन के मतलब कि डोपामीन के एक्शन को कम करें। क्योंकि हम जो है वो आपकी फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो आपको वॉमिटिंग सेंटर पढ़ेंगे, वहां पर भी हमने देखा था, वहां में भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके कुछ कैसे रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर जनाब आपके डोपामीन के ऊपर कुछ आपके डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। जब आपका डोपामीन उस डोपामिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है तो आपकी जो वेंट्रल टैगमेंट आपका सॉरी जो आपका होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, जो वोमिटिंग सेंटर होता है, उसको स्टिमुलेट करती है और आपको वोमिटिंग इंड्यूस करवा देती है। आपने सिंपली अभी याद रखना है कि जो एंटी अमीटिव ड्रग्स होते हैं इसमें डोपामीन
डोपामिन एंटागोनिस्ट देंगे। कौन सी देंगे? डोपामिन एंटागोनिस्ट देंगे, जो डोपामिन के फंक्शन को, डोपामिन के लेवल को कम करे। इसमें आपने कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं? उसने बताया हुआ कि आपका प्रोक्लोरपेराजीन है, ठीक है, प्रोक्लोरपेराजीन जो है वो आप दे सकते हो। मेटक्लोप्रामाइड, ठीक है, मेटक्लोप्रामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप गैस्ट्रोस्कीसिस में भी दे सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। सिर्फ आपने इसमें याद रखना है कि जो आपके डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं, आपके मेटक्लोप्रामाइड और प्रोक्लोरपेराजीन, ये भी आप दे सकते हो। उसके अलावा उसने लिखा कि आपकी टोपीरामेट है और वेलप्रोएट है, ठीक है, ये आपकी एंटी, जो टोपीरामेट है और आपकी जो वेलप्रोएट है ना, ये आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ये भी आपकी सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, तो उसमें भी आप जो है वो ड्रग दे सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका मिग्रेन, ठीक है। आई होप सो कि आपको मिग्रेन की समझ आ चुकी होगी। अब मुझे जल्दी से बता दें कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर है, किसी कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, आज उसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपके साथ टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक का क्या सीन होता है, ठीक है। जो दूसरी हेडेक हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपके साथ टेंशन हेडेक। कौन सी? टेंशन हेडेक। अब हम देखते हैं कि टेंशन हेडेक का क्या सीन होता है। पहले आपने याद रखना है कि जो टेंशन हेडेक होता है ना, ये आपकी मोस्ट कॉमन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपकी जो टेंशन हेडेक होती है, ये मोस्ट कॉमन हेडेक होती है। जो सबसे ज्यादा डेंजरस हमने पढ़ी थी वो आपकी मिग्रेन हेडेक थी। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी हेडेक में कौन सी ऐसी हेडेक है जो मोस्ट कॉमन है, वो होती है आपकी टेंशन हेडेक, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। फिर हम आते हैं इसकी लोकलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, यानी कि इसकी एक तरह से लोकलाइजेशन के ऊपर, ये मतलब कि कौन कौन से एरिया को इन्वॉल्व करती है। तो आपने कहना कि ये जो लोग होते हैं, इनमें क्या होता है कि आपके एक तरह से डिफ्यूज हेडेक होती है एंड फीलिंग ऑफ टाइट बैंड लाइक पैटर्न ऑन द फोरहेड, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका पूरे लाइक इसमें क्या होता है कि आपके पूरे हेड को जो है वो, मतलब कि आपको हेडेक होता है, जो भी आपकी पूरी पूरी स्कल होती है उसमें आपको, मतलब कि आपको एक तरह से पेन होता है। इस वजह से क्या होता है डिफ्यूज, डिफ्यूज का क्या मतलब होता है? कंप्लीट, मुकम्मल तौर पे आपको क्या होता है कि आपका हेड एक होता है, आपके पूरे हेड को जो होता है वो पेन होता है। डिफ्यूज का मतलब ये होता है। और इसमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ, ठीक है, इसमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ टाइट बैंड लाइक पैटर्न, ठीक है, ये बहुत ही फीलिंग ऑफ टाइट बैंड लाइक पैटर्न, टाइट बैंड लाइक पैटर्न होती है, बैंड लाइक पैटर्न। यानी कि ये कहेगा कि डॉक्टर साहब जो मेरा पूरा सर सर है ना, इसमें क्या होता है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने जो है वो किसी मतलब कि किसी बैंड के साथ, यानी कि जो किसी भी कोई एक तरह से किसी चीज से ना उसको एक तरह से पूरा टाई कर दिया, बांध दिया है, यानी कि कोई भी आपकी रस्सी वगैरह से उसको प्रॉपर जो है वो बांध दिया है। यानी कि एक जिस तरह बैंड वगैरह होता है जो बालों पे लगाते हैं, ठीक है, या कोई और चीज है, उससे एक तरह से उसने क्या कर दी, उसको प्रॉपर ग्रिप जो है वो इंक्रीज कर दी, उसको प्रॉपर जो है वो बांध दिया है, ठीक है। तो उसको एक तरह से ये सारी फीलिंग आएगी, यानी कि वो कहेगा कि मुझे पूरे सर में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे किसी ने जो है इसको पकड़ा हुआ है, जिसने किसी ने इसको प्रॉपर जो है वो वहां पे रस्सी से इसको बांध दिया है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बैंड लाइक पैटर्न होता है इस सारी कंडीशन के अंदर। और ये क्या होता है कि आपका बाईलेटरल होता है, यानी कि आपको पूरे का पूरा जो सार होता है इसमें एक जो आता है ना, एक ही हेमिस्फेयर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको जो है वो बाईलेटरल हेमिस्फेयर, यानी कि दोनों के दोनों जो आपके हेमिस्फेयर होती हैं, यानी कि पूरा जो ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व होता है। ये आपने याद रखना। दूसरा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में आपने याद रखना, इसमें ये जो होता है 30 मिनट से लेकर आपको 4 से 6 घंटे तक रह सकता है, यानी कि आपका 30 मिनट से लेकर आपको 4 से 6 घंटे तक ये रह सकता है। फिर आपने कहना है कि इसमें एक तरह से जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, कौन कौन सी ऐसी क्लिनिकल फाइंडिंग जो होती है वो आती है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग ये होता है कि आपको क्या होता है, स्टडी एंड कांस्टेंट पेन, आपका कांस्टेंट पेन होता है अराउंड द फोरहेड। यानी कि इनकी जो क्लिनिकल फीचर, बहुत क्लिनिकल फीचर, क्योंकि हमने जो दूसरा पढ़ा था मिग्रेन, मिग्रेन में हमने ये पढ़ा था कि उसमें एक तरह से क्रिसेंडो पैटर्न हेडेक होता है। लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि आपका स्टडी यानी कि कंटिन्यूअस, जो आपका कांस्टेंट यानी कि कंटिन्यूअस कांस्टेंट पेन होता है, ठीक है, अराउंड द फोर हेड। जो फोर हेड होता है, यानी कि उसके जो फोर हेड होता है, मतलब कि होता तो पूरे है लेकिन ज्यादातर जो प्रोमिनेंट होता है वो फोर हेड होता है, क्योंकि वो फोर हेड के ऊपर जिस तरह किसी ने बैंड जो है वो बांधा हुआ है, इस तरह उसको फीलिंग आएगी, ठीक है। इनमें जो है वो कंटिन्यूअस पेन होता है और जो 4 से 6 घंटे तक रहता है, कंटिन्यूस पेन रहेगा, 4 से 6 घंटे तक रहेगा, ठीक है। ये आपने इसमें कहना है, ये इसमें एक तरह से प्रॉपर जो है वो क्लिनिकल फीचर्स आता है। उसके अलावा जो होता है आपके टेंशन हेडेक, ठीक है, इसमें स्टडी बैंड लाइक पेन होता है, इसमें कोई भी नोजिया, ठीक है, नो नोजिया वॉमिटिंग, और आपकी जो दूसरी आपकी लाइक फोटोफोबिया होता है, फोनोफोबिया, ये नहीं होता, ठीक है। उसमें ना ही ओरा की फीलिंग आती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको कांस्टेंट पेन होता है, ठीक है, बस ये कहेगा, लेकिन इसमें कोई भी नोजिया वॉमिटिंग, ना फोटोफोबिया और ना ही फोनोफोबिया की कंडीशन आएगी, ठीक है। मतलब कि ये माइल्ड टाइप है, ये इतना वर्स नहीं है, इतना डेंजरस नहीं है, ये माइल्ड है। और फिर इसमें क्या होता है कि आपका ये सारी फीमेल में उसने लिखा हुआ है ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें देख लेना होता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हम आते हैं, ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो, वही आप एनसेड दे सकते हो, जो हम ऊपर लिख चुके हैं, एनसेड आप दे सकते हो। उसके बाद पैरासीटामोल वगैरह हमने लिखा है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने इसको कहना है कि आप रेस्ट करो, ठीक है, यानी कि कंप्लीट रेस्ट के ऊपर आपने इसको लगाना है। और बाकी जितनी भी ड्रग्स है ना वो आपने इसमें नहीं देनी। एमिट्रिप्टिलिन उसने बताई हुई है, वो आप दे सकते हो प्रोफाइलैक्टिकली, ठीक है,
प्रोफाइलैक्टिकली जो है वो आपको एमिट्रिप्टिलिन जो ड्रग है वो आप दे सकते हो, लेकिन आपने कहना है कि आप प्रॉपर रेस्ट करो, ठीक है, और इसके अलावा और कोई भी चीज आप इसको नहीं देनी, क्योंकि ये आपकी माइल्ड होती है, इतनी वर्स नहीं होती, इतनी डेंजरस नहीं होती। टेंशन हेडेक में आपने क्या याद रखना है कि ये आपकी क्या होती है कि मोस्ट कॉमन हेडेक होती है, ये डिफ्यूज हेडेक होती है, और इसमें मतलब जो पेशेंट कहता है इसमें क्या होता है, डिफ्यूज हेडेक होती है एंड फीलिंग आती है टाइट बैंड लाइक पैटर्न और द फोर हेड, ठीक है, और इसके ये बाईलेटरल होती है, पूरे हेड को इन्वॉल्व करती है, ड्यूरेशन 30 मिनट्स लेकर 4 से 6 घंटे तक रहता है। ये क्लिनिकल फाइंडिंग ये वो कहकर मुझे पिछले 2 से 3 घंटे तक ना पूरे सार में जो है वो कॉन्टिन्यूस पेन है, ये उसकी हिस्ट्री होगी। और आपने एनसेड पैरासीटामोल देनी है, कंप्लीट रेस्ट का कहना है, और एमिट्रिप्टिलिन जो होती है जो सेरोटोनिन के लेवल को और जो आपका एक नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज करती है, जिसका मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, वो आपने दे देना है, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि इसमें लाइक टेंशन हेडेक में आप दे सकते हो। फिर आता है इसका क्लस्टर हेडेक, ठीक है, जो आपका क्लस्टर हेडेक है इसका क्या सीन होता है वो हम अभी पढ़ते हैं कि क्लस्टर हेडेक में क्या सीन होता है। देखो क्लस्टर हेडेक में आपने कहना है कि दिस टाइप ऑफ हेडेक इन्वॉल्व्स ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हेड, ठीक है, यानी कि ये जो आपका हेडेक होता है ये कंप्लीट आपके पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता, ना ही ये आपके एक तरह से पूरे हाफ को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, यानी कि ना तो एक कंप्लीट हेड को इन्वॉल्व करेगा, ना ही आपके पूरे एक हाफ को इन्वॉल्व करेगा, ये सिर्फ क्या होगा एक स्पेसिफिक एरिया को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, यानी कि आपके पूरे हेड में जो होगा एक स्पेसिफिक एक खास एरिया को इन्वॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये इसका एक तरह से दो हेमिस्फेयर होते हैं, ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो है वो पेन हो, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखवाया था आपको एनीवेयर हो सकता है, ये आपका एक तरह से इसको कहते हैं फोकल हेड, यानी कि आपको फोकल हेड एक भी हो सकती है, यानी कि स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आपको पेन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से मतलब दीज टाइप ऑफ हेडेक इन्वॉल्व ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हेड, सिर्फ फोकल एरिया को जो है वो इन्वॉल्व करेगी, ये आपने लिखना है। इसमें कंप्लीट जब आपका कंप्लीट पूरे सार में नहीं होता है और ना ही एक हाफ को होता है, ये आपका एक तरह से स्पेसिफिक एरिया को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है, तो ये आपने इसमें लिखना है। लोकलाइजेशन, ठीक है, दोबारा से हम इसको पढ़ लेते हैं। लोकलाइजेशन यानी कि ब्रेन के कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करेगी, वही हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होगा आपका एक तरह से यूनिलेटरल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्या करेगा यूनिलेटरल को इन्वॉल्व करेगा, एक साइड को इन्वॉल्व करेगा ऑन एंड ओनली स्पेसिफिक, यूनिलेटरल होगा एंड ओनली ए स्पेसिफिक पार्ट, यानी कि एक तो यूनिलेटरल होगा और सिर्फ और सिर्फ एक फोकल एरिया को एक स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो इन्वॉल्व करेगा। ड्यूरेशन के ऊपर आते हैं, ड्यूरेशन में आपने क्या लिखना है, ड्यूरेशन के ऊपर आपने लिखना है कि ये जो होता है आपका 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक ये रह सकता है, क्या होता है कि 15 मिनट से लेकर आपके 3 घंटे तक जो है ये कंडीशन आपको रह सकती है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, आपको जो पेशेंट होगा उसको क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स आ सकती है, क्लिनिकल फीचर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पेन मतलब कि ये जो मतलब कि आपको पेन होती है ना, ये जो हेडेक होता है, ये मेनली कहाँ पे होता है, ये मेनली आपको पेरी ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी वहां पे भी मैंने आपको लिखा था, यहाँ पे भी जो आपका पेरी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो पेरी ऑर्बिटल पेन आप इसको होगा, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये आपका हेडेक है तो उसकी आंखों के इर्द गिर्द जो होगा ना वो आपका एक फोकल एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो होगा उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, जिसको हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल पेन। और ये जो पेन होता है आपका रिपीटेटिव होता है, यानी कि उसको बार बार ये पेन होगा, यानी कि इसको एक मतलब कि एकदम से वो खत्म हो जाएगा फिर आएगा फिर खत्म हो जाएगा फिर आएगा, ये सारी इसमें रिपीटेटिव यानी कि बार बार आता है। और ये यूनिलेटरल होता है, स्पेसिफिक होता है, एक ही पार्ट को इन्वॉल्व करता है। पेरी ऑर्बिटल पेन इसमें भी होता है, ठीक है, ये सारी कंडीशन इसमें होती है। और दूसरे इसमें भी आपको क्या होता है, इसमें भी लैक्रिमेशन होती है, इसमें भी आपको राइनोरिया होता है, और इसमें भी आपको पेरी ऑर्बिटल पेन होता है, ठीक है, यानी कि उस जैसी इसमें भी सिम्टम्स सारी होती हैं, ये आपने इसमें लिखना है। फिर लेकिन ये जो हेडेक होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका हेडेक होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसकी जो एसोसिएशन होती है, ठीक है, इसकी जो एसोसिएशन होती है वो आपके हॉर्नर सिंड्रोम के साथ होती है, जो आपका हॉर्नर सिंड्रोम होता है उसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है। अब हॉर्नर सिंड्रोम क्या है ओप्था के अंदर पढ़ेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह। जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है ना उसमें हम जो है वो तीन चीजें देखते हैं, ट्राइएड देखते हैं जिसको हम कहते हैं मियोसिस हम देखते हैं, पटोसिस देखते हैं, ठीक है, मियोसिस पटोसिस और एनहाइड्रिया देखते हैं, यानी कि लॉस ऑफ स्वेटिंग देखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है कि ऐसा कौन सा हेडिक है जिसकी एसोसिएशन जो होती है वो आपके मतलब कि उसके साथ हर आपकी हॉर्नर सिंड्रोम के साथ होती है। तो हॉर्नर सिंड्रोम के साथ जिस के हेडेक की इन्वॉल्व होती है वो क्लस्टर हेडेक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका
हेडेक होता है जो आपका हॉर्नर सिंड्रोम के एसोसिएटेड होता है, आपका फोकल होता है, ठीक है, यूनिलेटरल होता है, इसमें पेरी ऑर्बिटल पेन वगैरह, लैक्रिमेशन, राइनोरिया हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या क्या सीन होता है। ट्रीटमेंट में आपने लिखना है कि वही हम जो है वो एनसेड वगैरह दे सकते हैं, एनसेड दे सकते हैं, पैरासीटामोल जो है वो हम दे सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर प्रोफाइलैक्टिकली, अगर हम प्रोफाइलैक्टिकली देना चाहें तो हम उसको एक तरह से जो है वो एमिट्रिप्टिलिन भी दे सकते हैं। स्यूमाट्रिप्टिन उसने बताया हुआ है, जो आपका स्यूमाट्रिप्टिन है ये भी क्या करती है, ये आपके सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करवाती है। ये भी आपके सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करवाती है, ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करवाती है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो आपको हेडेक जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जी आपके तकरीबन 6 mg के इंजेक्शन होते हैं, ये आपके सिमाट्रिप्टिलिन के 6 mg के इंजेक्शन होते हैं, ये आप उनमें दे सकते हो, ठीक है। और उसका वेरापा मिल, ठीक है, जो वेरापा मिल होता है, ठीक है, ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होगा ये क्या करेगा, आपको एक तरह से जो ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो होगा उसको इंक्रीज करेगा। जब ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो इनमें क्या होता है, ये मतलब कि आपको, मतलब कि ये सारी कंडीशन मतलब कि आपको जो है वो ट्रीट कर सकता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपको वेरापामिल, स्यूमाट्रिप्टिन जो है ये सारी आप ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो होगा उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये क्लस्टर हेडेक होता है, जी इसमें आपने देख लेना और इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है।